हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राम जी मैथमेटिक्स में। दोस्तों मेरी सुपर 10 की जैसे कि लगातार क्लास आ रही है उन्हीं और मैं यहाँ पर जो सुपर 10 की क्लास ले रहा हूँ आपके लिए ऐसे क्वेश्चन ला रहा हूँ। मैं यहाँ पर जो भी सुपर 10 की क्लास ले रहा हूँ इसमें मैं इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन ला रहा हूँ, इतने सेलेक्टेड क्वेश्चन ला रहा हूँ जो बिल्कुल आपको एग्जाम में बिल्कुल इसी लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वहाँ पर। ठीक है, तो देखो आज की क्लास का मेरा ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4664 वर्ग सेंटीमीटर है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होगी? शंकु का भैया वक्र पृष्ठ क्या होता है? देखो जो शंकु का वक्र पृष्ठ होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल। ठीक है, और शंकु का संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है? पाई आर आर प्लस एल। यहाँ पर शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल। अब यहाँ पर शंकु का वक्र पृष्ठ आपको दिया हुआ है। शंकु का वक्र पृष्ठ कितना दिया हुआ है? यहाँ पर देखो दिया हुआ है 4664 वर्ग सेंटीमीटर। और यहाँ पर पाई का मान आपको पता है 22/7 इंटू आर त्रिज्या। ठीक है, त्रिज्या यहाँ पर दे रखी है 28 सेंटीमीटर और एल आपको निकालना है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई आपको निकालनी है। तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, 7 चक्को 28, 4 से कट जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पर 4 से काट दे रहे हैं, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 2 बचा। यहाँ पर 4 छंग 24, 2 4 छंग 24। उसके बाद देखो 2 से काटने हैं, यहाँ पर 11 आ जाएगा और यहाँ पर काटना है 6 आ जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 11 से काट देंगे, 11 पचे 55, 3 11 3 33। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एल इजिकल टू कितना आ गया? एल इजिकल टू आ गया 53। एल इजिकल टू 53 आ गया। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो भी लड़का देखो मेरी सुपर 10 की प्रत्येक दिन क्लास ले रहा है, अगर आप यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हो, ठीक है, तो एग्जाम में 100% अच्छा परफॉर्मेंस करके आओगे। बिल्कुल इसी लेवल के क्वेश्चन वहाँ पर देखने को मिलेंगे। क्योंकि देखो यहाँ पर मैं आपको लॉलीपॉप खिलाने नहीं आया हूँ। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपके लिए लाता हूं जो बिल्कुल पेपर का लेवल उसी तरीके का है। जैसे कि पेपर में देखो 40% क्वेश्चन लगभग आपके नॉर्मल ही होते हैं, बेसिक क्वेश्चन होते हैं, और 40% क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के होते हैं और 20% क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड लेवल के होते हैं। तो बिल्कुल उसी पैटर्न पर हमारा यहाँ पर सुपर 10 का सेट होता है। ठीक है, तो आप मेरी प्रत्येक दिन सुपर 10 की क्लास लें, उसमें आपको अपने ऊपर भी पता चलेगा कि मेरी क्या औकात है एग्जाम से पहले। ठीक है, तो प्रत्येक दिन सुपर 10 क्लास मेरी अवश्य लें। सुपर 10 क्लास लेने से आपको दो फायदे होंगे। एक तो आपकी स्पीड, यहाँ मेन उद्देश्य था सुपर 10 का आपकी स्पीड के लिए। ठीक है, यहाँ पर बेहतरीन कैलकुलेशन और यहाँ पर बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन को कैसे लगाया जाए वो सब कुछ मैं यहाँ पर बताता हूँ। यहाँ पर देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है HCF का, बहुत ही बढ़िया और प्यारा सा क्वेश्चन है। ऐसे को सिर्फ देखो उन क्वेश्चनों में मैं ऑप्शन नहीं देता हूँ जहाँ पर ऑप्शन की विशेष आवश्यकता ना हो, और उन क्वेश्चन में मैं ऑप्शन अवश्य देता हूँ जहाँ पर क्वेश्चन को आप ऑप्शन के सहारे कर सकते हो। जैसे कि देखो यहाँ पर दिया हुआ है R इजिकल टू, यहाँ पर देखो R इजिकल टू दिया 91 की पावर 4, 85 की पावर 5, 38 की पावर 10। T इजिकल टू हमारी ये वैल्यू दी है, तब हमें R और T का HCF निकालने को कहा जा रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा मैं लिख लेता हूँ। जैसे कि R इजिकल टू दिया है 91 की पावर 4। अब यहाँ पर देखो 91 यहाँ पर दिया हुआ है, 91 तो यहाँ पर कहीं दिया नहीं है। 85 यहाँ पर तो 85 कहीं यहाँ पर दिया नहीं है। 38 यहाँ पर तो 38 कहीं यहाँ पर भी दिया नहीं है। ठीक है, तो ऐसे तो हमारा कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी देखो आपको सब कुछ कॉमन दिखाई देगा। यहाँ पर देखो हम देखो इनके छोटे छोटे फैक्टर्स बना लेते हैं। जैसे कि 91 को मैं कितना लिख सकता हूँ? 7 इंटू 13 लिख सकता हूँ। ठीक है, 7 इंटू 13 की पावर अब मैं 4 लगा दूँ। ठीक है, ये देखो 91 को 13 7 91 होता है। अब यहाँ पर देखो 85 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 5 इंटू 17 लिख सकता हूँ। इसकी पावर मैंने कितनी लगा दी? 5। अब यहाँ पर देखो मैं 38 को क्या लिख सकता हूँ? 38 को भैया 2 इंटू 19 की पावर यहाँ पर कितनी है? 10 है। अब उसी तरीके यहाँ पर मैं T को लिख दूंगा। T इक्वल टू कितना दिया हुआ है? अब यहाँ पर देखो 52 के सेट को 13 चक्को 52 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 को 2 की पावर 2 लिखेंगे और यहाँ पर 13 की पूरे की पावर कितनी हो जाएगी? 6। और यहाँ पर देखो 19 कितने का होता है? 7 इंटू 17। ठीक है, 7 इंटू 17 की पावर यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी। और यहाँ पर देखो क्या होगा, 69 के ऐसे कौन से यहाँ पर फैक्टर किए जाएं? तो यहाँ पर 3 इंटू 23 हो जाएगा, कि पावर कितनी आ जाएगी? 11 आ जाएगी।
अब यहाँ पर देखो जो आपको कॉमन दिखाई दे रहा है वो आप आसानी से यहाँ पर निकाल सकते हो। जैसे कि अब देखो यहाँ पर आपका HCF हम बता दे रहे हैं। अब यहाँ पर देखो 7 की पावर 4 है। सबसे पहले हम 7 को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर और कहीं 7 है और कहीं 7 है, तो 7 की पावर हमारे पास यहाँ पर हाईएस्ट 4 है। यहाँ पर देखो 7 की पावर कितनी है, 7 की पावर यहाँ पर हाईएस्ट 11 है, ठीक है, और कहीं पर भी 7 नहीं है। तो यहाँ पर 7 की पावर 4, यहाँ पर 7 की पावर 11, तो आपका कितना आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो अधिकतम दोनों में कॉमन हो सके वो लेना है। तो अधिकतम 7 की पावर 4 ही हमें यहाँ से मिलेगी और 7 की पावर हमें यहाँ से मिल जाएगी 4, ठीक है। जो दोनों में कॉमन मिल सके बस उतना हमें लेना है। अब ये देखो 7 का काम यहाँ पर मैं समाप्त करता हूँ। उसके बाद देखो आया हमारा 13 ऊपर। यहाँ पर देखो केवल 13 की पावर 4 दी हुई है और यहाँ पर 13 की पावर 6 और यहाँ पर 13 कहीं पर भी नहीं है। यहाँ पर 13 की पावर 4, 13 की पावर 6, तो हम 13 की पावर कितनी लेंगे 4, जितना दोनों में कॉमन मिल सके। उसके बाद देखो यहाँ से 13 का मान भी समाप्त हुआ और उसके बाद यहाँ पर देखो कितना आया 5। अब देखो क्या आ रहा है 5, और नीचे देखो 5 की पावर, नीचे 5 दिया हुआ ही नहीं है, ठीक है, नीचे 5 दिया हुआ ही नहीं है, तो 5 तो कॉमन नहीं होगा, तो 5 का काम ऐसे ही समाप्त हो गया। उसके बाद देखो आया हमारा 17। अब हमारा जब 17 आया तो यहाँ पर 17 केवल 17 की पावर 5 दिया हुआ है और यहाँ पर 17 की पावर 11 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 17 की पावर कितनी कर देंगे 5 कर देंगे। 17 की पावर 5 हमारी कॉमन मिल जाएगी। उसके बाद देखो यहाँ पर कितना दिया हुआ है 2 की पावर 10 दिया हुआ है, 2 की पावर 10 दिया हुआ है, और यहाँ पर देखो कितना दिया हुआ है 2 की पावर 2, और कहीं तो 2 दिया नहीं। यहाँ पर 2 की पावर 2 है, घात के ऊपर घात का गुणा हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगी। यहाँ पर 2 की पावर 10, यहाँ पर 2 की पावर 12, तो 2 की पावर 10 हम यहाँ पर कॉमन कर लेंगे, 2 की पावर 10 यहाँ पर कॉमन कर लेंगे। उसके बाद देखो 2 का काम भी समाप्त हुआ। अब यहाँ पर आपका बचा है 19 देखो नीचे तो है ही नहीं, 19 नीचे तो है ही नहीं, ठीक है। अब उसी तरीके से देखो नीचे भी यहाँ पर पूरी तरह से समाप्त हो चुके हैं। यहाँ पर केवल 23 आपका एक्स्ट्रा था, ठीक है, 23 आपका एक्स्ट्रा था, तो ऊपर 23 नहीं है, तो यहाँ पर यही आपका क्या आ गया HCF आ गया। यही आपका HCF आ गया 7 की पावर 4 इंटू 13 की पावर 4 इंटू 17 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 10, ये हमारा क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो यहाँ पर दिया हुआ है सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या कौन सी है जो 15, 32 और 48 द्वारा पूरी तरह से विभाजित हो। देखो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए आपको ऑप्शन की मदद से लगाना है, ठीक है, आपको ऑप्शन की मदद से लगाना है और किसी झमेले में नहीं फंसना है। जैसे कि यहाँ पर देखो दिया हुआ है सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या। अब सबसे बड़ी तो यहाँ पर आपने ढूंढ लिया कि सबसे बड़ी कौन सी है भाई साहब, सबसे बड़ी आपकी ये दिखाई दे रही है, ठीक है, 99, 88। सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या, सबसे पहले सबसे बड़े ऑप्शन के पास जाओगे। उसके बाद यहाँ पर देखो कि ये ऑप्शन किसी तरह से हमारा कट तो नहीं सकता है। जैसे कि यहाँ पर 15, 32 और 48, 15, 32 और 48 से पूरी तरह से विभाजित होनी चाहिए। भैया जब ये 15 से विभाजित होनी चाहिए तो 3 और 5 से भी विभाजित होनी चाहिए, और ये वैल्यू क्या 5 से विभाजित हो जाएगी? कतई नहीं, 5 से विभाजित हो ही नहीं सकती है, क्योंकि 5 से विभाजित होने के लिए लास्ट में 0 और 5 होना अति आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर डी तो हमारा कट गया। उसके बाद इससे छोटी संख्या के पास आएंगे। इससे छोटी संख्या कौन सी? देखो 99, 88, उसके बाद 99, 80, ये उससे छोटी थी। ये तो भैया देखो 5 से भी कट जाएगी। 3 और 5, 15 से विभाजित होने के लिए 3 और 5 से कटना आवश्यक है। अब ये 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी? तो यहाँ पर देखो अंकों का सम 3 से विभाजित होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर 9, 9, 18, 18, 8 कितना होता है? 26 होता है, ठीक है। 26 हमारा 3 से विभाजित नहीं होगा। अब देखो आप क्या करते हो, किसी भी संख्या को जैसे 3 से विभाजित है कि नहीं है उसका चेक करने के लिए क्या करते हो, सभी अंकों को ऐड करते हो। सभी अंकों को लेकिन ऐड ना किया करो। जैसे कि यहाँ पर आपको चेक करना था ये संख्या 3 से विभाजित होगी कि नहीं होगी, तो यहाँ पर एक एक नंबर को, जैसे कि 9 है उसको मैंने 3 से काट दिया, एक नंबर 9 है उसको 3 से काट दिया। यहाँ पर देखो 3 से काटोगे, यहाँ पर 2 कैरी बच रहा है, ठीक है। मैं वो तरीका नहीं बता रहा हूँ, तरीका मैं आपको ये बता रहा हूँ यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल के तौर पर थोड़ा सा काटना भी सीख लो। कैलकुलेशन आपके लिए बहुत ही वहाँ पर महत्वपूर्ण होने वाला है एग्जाम में। जैसे कि यहाँ पर देखो मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, फिर मैं आपको काटना सिखा रहा हूँ। यहाँ पर 3, 2, ठीक है।
मैं इस संख्या को कहूँ, मैं इस संख्या को आपसे कहूँ कि भैया ये 3 से डिवाइड है कि नहीं डिवाइड है, आप क्या करोगे 3 2 5 6 पूरा ऐड करोगे, ठीक है, पूरा जोड़ोगे, उसके बाद अंकों के सम को 3 से भाग दोगे, उसके बाद अगर वो विभाजित होगी तो विभाजित है, नहीं तो नहीं है। तो मैं कहता हूँ ये मत किया करो, 3 से विभाजित है कि नहीं है ये चेक करने के लिए आप देखो 3 3 ये काटा, 3 दूनी 6 3 दूनी 6 3 3 9 ये कट गए, ठीक है। यहाँ पर देखो कितना बचा 2 2 4 2 2 4, 3 से काटोगे 1 बच जाएगा, 1 बचेगा, साथ में 1 यहाँ पर ऐड हो गया 8 8 हुआ। 8 को अगर आप यहाँ पर 3 से काट दो, 8 को अगर यहाँ पर आप 3 से काट दो, 3 दूनी 6 2 बचे, 2 इसमें ऐड कर दो 7, 2 इसमें ऐड कर दो 7। अब 7 को 3 से काटोगे 3 दूनी 6 1 कैरी बचा। तो ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। और आपसे यहाँ पर अगर कैरी भी पूछा जाए तो आप यहाँ पर कैरी बता दोगे कि भैया यहाँ पर 1 कैरी बचेगा। तो मैं ये तरीका बता रहा हूँ काटने का। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर डी तो हमारा रॉन्ग हो गया। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए भी हमारा रॉन्ग हो गया क्योंकि ये 3 से डिवाइड नहीं हो रही है। उसके बाद देखो ऑप्शन नंबर बी हमारा बचा है और ऑप्शन नंबर सी बचा है, ठीक है। बी तो हमारा देखो 5 से विभाजित नहीं हो सकती क्योंकि लास्ट में 0 और 5 होना चाहिए 5 से विभाजित होने के लिए, ये हमारी कंडीशन है। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी हमारा ऐसे ही सही हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो यहाँ पर आप चेक कर लीजिए, ये 5 से भी देखो डिवाइड हो रही है, उसके बाद 3 से भी 3 3 9 3 दूनी 6 3 से भी डिवाइड हो रही है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 14 दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। प्रॉफिट एंड लॉस के आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन हो सकते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस को अपने बहुत ही मजबूत करके जाइएगा। जैसे कि यहाँ पर देखो एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक पर अंकित किया गया है, ठीक है। किसी वस्तु का देखो सीपी में मान लेता हूँ कितना रहा है 100 रहा है और उसको 20% अधिक पर अंकित किया गया है, ठीक है। मार्क प्राइस जो इसका किया गया है वो हमारे सीपी से 20% अधिक, क्रय मूल्य से 20% अधिक, तो 120 वहाँ पर अंकित किया गया है। अब कह रहे हैं और अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जा रही है। भैया अंकित मूल्य पर ये 20% की छूट दे रहे हैं तो इसका 10% कितना होगा 12, 20% कितना होगा 24, 24 को इसमें घटा देंगे तो यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा 96। निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है ऐसे, ठीक है, विदाउट पेन एंड पेपर के यहाँ पर ऐसे परसेंटेज निकाला करो। अब ये देखो क्या कर रहे हैं, इसका एसपी कितना आ गया, 20% की छूट दे करके 96 की बेच रहे हैं। भैया 100 रुपए की खरीद के लाए थे 96 की बेच रहे हैं, तो इनको लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है, हानि हो रही है 4 की, ठीक है, 4 की इनको हानि हो रही है। और बटे 100 इंटू कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4% आ जाएगा। 4% का यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4% का यहाँ पर लॉस आ जाएगा, 4% का यहाँ पर लॉस आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 15 भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। एक दुकानदार एक वस्तु का क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित करता है। भाई साहब एक दुकानदार है, अगर उसका क्रय मूल्य सीपी किसी वस्तु का 100 रुपये है तो कह रहे हैं क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित करता है। तो यहाँ पर आपका जो मार्क प्राइस हो जाएगा वो 160 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा 160 रुपये हो जाएगा। और 10% की छूट देता है, ठीक है, और 10% की छूट देता है। तो भैया अगर मार्क प्राइस पर आप 10% की छूट दोगे तो कितनी 16 की छूट दे रहे हो, 16 की छूट दे रहे हो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा, 144 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा एसपी हो जाएगा, एसपी 144 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपसे लाभ प्रतिशत पूछा जा रहा है। किसी वस्तु को आप भैया 100 रुपये की लाए थे 144 की बेच रहे हो तो 44 का लाभ हो रहा है, ठीक है, 44% का लाभ होगा, ठीक है। इसको परसेंटेज में निकालना तो ऐसे ही 44% आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पर सीपी आपका 100 है, भैया नहीं मानते हो तो निकालो, देखो 44 का लाभ हो रहा है, आपका सीपी कितना है 100 है, इंटू 100 करोगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 44% ही आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बॉड मास का क्वेश्चन दिया हो, बॉड मास का क्वेश्चन तो आपके भैया एग्जाम में 100%, कोई उसमें तो दोहरा ही नहीं कि आना ना हो, ठीक है। तो बॉड मास का आपको अच्छे से क्वेश्चन आना चाहिए क्योंकि यहाँ पर देखो बॉड मास में आपकी लगभग कैलकुलेशन, अब किस टाइप का क्वेश्चन वहाँ पर आता है, इसलिए मैंने बॉड मास के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आज की क्लास में ले रखे हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन देखो ये यहाँ पर देखो सबसे पहले आपको ब्रैकेट वाला काम करना है, ब्रैकेट वाला काम करना है तो यहाँ पर देखो इनको सही रूप में बना लेते हैं। सही रूप में जब हम बनाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा
3 एकम 3 और यहाँ पर 4 देखो 3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 5 एकम 5, यहाँ पर 9/5 हो जाएगा और यहाँ पर डिवाइड दिया हुआ है 3/5 दिया हुआ है, ठीक है, इंटू यहाँ पर 3/8 दिया हुआ है और माइनस का यहाँ पर 2/3 दिया हुआ है। अब सबसे पहला काम हम ये करेंगे, डिवाइड का काम करेंगे। तो देखो 4/3 इंटू ये 9/5 लिखा हुआ है। अब इस वैल्यू में इस वैल्यू का भाग देंगे तो ये पलट जाएगी, 5/3 हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर तो हमारा 3/8 ऑलरेडी है ही, ठीक है। ये देखो मैं आपको इतना सब कुछ क्यों लिख रहा हूँ कि क्योंकि यहाँ पर आपको समझ में आ जाए, ऐसा कुछ ना हो कि यहाँ पर कोई पॉइंट आपको समझ में ना आए। और बाकी तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल यार एक लाइन में सॉल्व होने वाले हैं। 5 से 5 मेरा गया, 3 से 3 मेरा गया, 3 से 3 गया, यहाँ पर देखो कितना बचा 4। अब यहाँ पर 4 का हम 3/8 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा, माइनस का 2/3 आ जाएगा। उसके बाद देखो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 3 का 9 माइनस 2 दूना 4 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा और यहाँ पर 5/6 हो जाएगा। 5/6 ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है, बहुत ही बढ़िया और प्यारा सा क्वेश्चन है। थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो एक फैक्ट्री में 60% कर्मचारियों की आयु 30 वर्ष से अधिक है। देखो एक फैक्ट्री है उसमें 60% कर्मचारियों की आयु कितनी है, वो 30 वर्ष से अधिक है। इनमें से 75% पुरुष हैं एवं शेष महिलाएं हैं। यदि 30 वर्ष से अधिक वाले 1350 पुरुष कर्मचारी हैं तो फैक्ट्री में कुल कर्मचारियों की संख्या, देखो क्वेश्चन को बहुत ही कंसंट्रेट होकर के पढ़ना है, तब ऐसे क्वेश्चनों के आप लोग आंसर दे पाओगे, अन्यथा आप आंसर नहीं दे सकते हो। अगर आपने सावधानी से क्वेश्चन को नहीं पढ़ा, केवल उसकी भावनाओं को, केवल उसकी भाषा को देख करके डर गए तो भैया डर गए। अब एक भैया फैक्ट्री है और फैक्ट्री में 60% कर्मचारियों की आयु 30 वर्ष से अधिक है। अब मैं फैक्ट्री में भैया कितने मान लेता हूँ, ठीक है, फैक्ट्री में मैं कितने मान लेता हूँ, 100% कर्मचारी हैं, ठीक है। 100% में इसमें पुरुष भी होंगे महिला भी होंगी और कह रहे हैं 60%, यानी कि 60, ठीक है, 100 है उसमें से 60% कर्मचारियों की आयु कितनी है, 30 ईयर प्लस है, ठीक है, 30 साल प्लस है। इनमें से 75% पुरुष हैं, ठीक है। 100 में भैया 60% ये कर्मचारी हैं, जिसे देखो 100 में 60% कर्मचारियों की आयु 30 वर्ष प्लस है। अब ये 60% कर्मचारी हैं तो इसमें पुरुष भी हैं और महिला भी हैं। अब कह रहे हैं इनमें से 75% पुरुष हैं। भैया अगर 60 का आप 75% निकालोगे तो आपका कितना निकलेगा, हमारा निकलेगा 45, ठीक है। उसके बाद अब 45 आपके क्या हो गए, ये तो भैया मेल हो गए, ठीक है, 45 आपके क्या हो गए, मेल हो गए। उसके बाद बचे आपके यहाँ पर 45 में से तो भैया 15 तो हमारे फीमेल ही हो जाएंगे, ठीक है, 15 हमारे क्या हो जाएंगे, फीमेल हो जाएंगे, ठीक है, ऐसे मान लो 15 हमारे भैया क्या हो गए, फीमेल हो गए। तो शेष हमारी महिलाएं हैं। यदि 30 वर्ष से अधिक वाले 1350 पुरुष कर्मचारी हैं, ठीक है, यदि 30 वर्ष से अधिक वाले 1350, यहाँ देखो इस पॉइंट को बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है। यदि 30 वर्ष से अधिक वाले, अब 30 वर्ष से अधिक वाले टोटल 60 कर्मचारी हैं भैया, उसमें से करें 30 वर्ष से अधिक वाले 1350 पुरुष कर्मचारी हैं, ठीक है। यहाँ पर 30 वर्ष से प्लस 45 पुरुष कर्मचारी हैं और 15 महिला कर्मचारी हैं। तो आपको यहाँ पर देखो पुरुष कर्मचारियों की संख्या जो 30 वर्ष से प्लस हैं हमारे अकॉर्डिंग 45 हैं और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भैया 1350 हैं। 45 का मान यहाँ से निकालेंगे 1 = आ जाएगा 1350 अपॉन यहाँ पर 45 हो जाएगा। तो कुल कर्मचारियों की संख्या तो भैया 100 थी, तो यहाँ पर मैं 100 से मल्टीप्लाई करा दूंगा। अब यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा हमारा 30 और ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर 3000, ठीक है, 3000 ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एज का क्वेश्चन है और एज का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है, क्योंकि थोड़ा सा ये भी टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। क्योंकि यहाँ पर देखो दिया हुआ है 5 वर्ष बाद ए की आयु और 3 वर्ष पूर्व बी की आयु का अनुपात 6:5 है और 4 वर्ष पूर्व ए की आयु और 5 वर्ष बाद बी की आयु का अनुपात 7:11 है।
ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखो जब इस तरीके से आयु के क्वेश्चन होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जहाँ पर 5 वर्ष बाद ए की आयु, 3 वर्ष पूर्व बी की आयु। ऐसे क्वेश्चन को देखो मैं बताऊंगा ऑप्शन से लगाने की पूरी कोशिश करना। पहले तो भैया ऑप्शन पर जाना, अगर ऑप्शन से आपका क्वेश्चन नहीं बन रहा है तब आप जाकर के वहाँ अपने मेथड पे जाना, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको ऑप्शन से बताऊंगा, उसके बाद मैं इसका मेथड भी बता दूंगा, लगाने का तरीका भी, जो काफ़ी लंबा होता है। अब यहाँ पर देखो ऑप्शन से आपका एक तरीके से 90% क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, लेकिन पूरी तरह से यहाँ से क्लियर नहीं होगा, लेकिन आप 90% में ही वो ऑप्शन टिक कर सकते हो। 5 वर्ष बाद ए की आयु और 3 वर्ष पूर्व बी की आयु का अनुपात 6:5 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आपसे ए की वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए कही जा रही है। तो यहाँ पर ए की वर्तमान आयु हम यहाँ पर ऐसी मान लेंगे, जैसे कि देखो अगर यहाँ पर ए की वर्तमान आयु मैं 20 मान लूँ, ए की वर्तमान आयु मैं 20 मान लूँ, तो यहाँ पर 5 वर्ष बाद ए की आयु, ये 5 वर्ष बाद ए की आयु है, ठीक है, कितनी है 6 रेशियो में दी हुई है। 5 वर्ष बाद ए की आयु रेशियो में 6 है। तो यहाँ पर अगर वर्तमान में 20 है, 5 वर्ष बाद ये कितनी हो जाएगी 25 हो जाएगी। तो भैया ये रेशियो से हमारा 25 कट नहीं रहा है, तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये देखो 6 से कटनी चाहिए वैल्यू हमारी। उसके बाद देखो अगर मैं 22 मान लूँ तो 5 वर्ष बाद भैया ये 27 के हो जाएंगे, और 27 6 से हमारा डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये भी ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है 24 में 5 वर्ष हम ऐड करेंगे, तो 5 वर्ष ऐड करेंगे तो 29 हो जाएंगे, और यहाँ पर 6 से हम डिवाइड करेंगे तो भैया नहीं डिवाइड होगा। उसके बाद देखो यहाँ पर 25 दिया हुआ है, और 25 में अगर हम यहाँ पर 5 वर्ष ऐड करें 30 और 6 से डिवाइड करें तो हमारा ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। एक तो तरीका रहा ये भैया चेक करने का, ठीक है, एक तो तरीका ये रहा चेक करने का। आप और भी यहाँ पर जो नीचे वाली वैल्यू आपकी दी हुई है यहाँ पर भी चेक कर सकते हो, जैसे कि देखो 4 वर्ष पूर्व ए की आयु, ठीक है, 4 वर्ष पूर्व ए की आयु का यहाँ पर रेशियो दिया हुआ है 7 दिया हुआ है। अब देखो 4 वर्ष पूर्व ए की आयु, अगर यहाँ पर वर्तमान में 25 है तो हम 4 वर्ष पूर्व जाएंगे तो कितना आएगा 21 आएगा, और यहाँ पर 21 में देखो रेशियो में कितना दे रखा है 7, तो भैया 21 बिल्कुल 7 से हमारा डिवाइड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर 100% आपका सही हो जाएगा। उसके बाद देखो अगर आपको मेथड चाहिए तो मैं यहाँ पर मेथड भी बता दे रहा हूँ। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 5 वर्ष बाद ए की आयु, मैं समीकरण बना दूंगा, आप लोग सॉल्व कर लेना, ठीक है। 5 वर्ष बाद ए की आयु और 3 वर्ष बाद बी की आयु, ठीक है, 3 वर्ष बाद बी की आयु, 3 वर्ष पूर्व दिया हुआ है, सॉरी 3 वर्ष पूर्व, तो यहाँ पर -3 कर देंगे, का रेशियो दिया हुआ है 6:5 का। तो देखो यहाँ पर समीकरण बना करके आप लोग सॉल्व कर लेना ऑप्शन। तो यहाँ पर समीकरण हमारी 1 बन जाएगी, इनका तिर्यक गुणा कराना और हमारी समीकरण फिर संतुलित होकर के बन जाएगी। उसके बाद देखो यहाँ पर 4 वर्ष पूर्व ए की आयु, 4 वर्ष पूर्व ए की आयु और 5 वर्ष बाद बी की आयु, तो बी में 5 वर्ष जोड़ देंगे, कितना है 7 और 11, ये हमारी समीकरण नंबर 2 बन गई। इनका हम तिर्यक गुणा करके सही से समीकरण बना लेंगे, उसके बाद ए और बी के मान निकाल लेंगे। तो ये रहा हमारा तरीका। लेकिन ऐसे क्वेश्चन को आप इन समीकरण से नहीं लगाना, नहीं तो आप 3 से 4 मिनट अपने खोओगे, 3 से 4 मिनट आप खोओगे, और ऐसे आपका 10 से 15 सेकंड में आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन से ही ऐसे क्वेश्चन करना। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो, क्वेश्चन नंबर 19 जो है हमारा बॉडमास का क्वेश्चन है। बॉडमास का एक अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था, देखो सुपर 10 की जो मेरी शुरू में क्लासें आई थी तो काफ़ी लो लेवल के क्वेश्चन थे। जो भी बच्चे देख रहे होंगे अरे बहुत लो लेवल के क्वेश्चन है सर, बहुत ही लो करा रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आपके लिए मैं एक से एक अच्छे क्वेश्चन ला रहा हूँ। एग्जामिनर किसी भी प्रकार का कोई भी एसएससी जीडी का कैसा भी पेपर बनाए, ठीक है, अगर आप यहाँ पर सुपर 10 में अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हो तो 100% वहाँ भी अच्छा करके आओगे। तो यहाँ पर जैसे देखो बॉडमास का कितना बढ़िया और प्यारा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, 63 × 6 यहाँ पर डिवाइड 54 दिया हुआ है। अब सबसे पहले देखो यहाँ पर हम डिवाइड का काम कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस माइनस ही दिया हुआ है पूरे क्वेश्चन में, कहीं पर ब्रैकेट और बार नहीं दिए हुए हैं, ना ही ऑफ दिया हुआ है। तो सबसे पहले पूरे क्वेश्चन में मैं डिवाइड का काम कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पर देखो भैया 63 लिखा हुआ है, ठीक है, 63, और यहाँ पर जब हम 6 में 54 से भाग देंगे तो यहाँ पर इंटू कितना आ जाएगा 9 बार जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कितना आएगा देखो, 11 को हम यहाँ पर 7 से भाग देंगे, इंटू यहाँ पर 35 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर देखो 100
156 हमारा दिया हुआ है, इंटू 8 को हम कितने 13 से भाग देंगे। यहाँ पर देखो -9 यहाँ पर बटे 49 हो जाएगा, इंटू यहाँ पर कितना है 196 है। उसके बाद देखो प्लस यहाँ पर कितना दिया हुआ है 108 इंटू यहाँ पर 14 अपॉन यहाँ पर 36 दिया हुआ है। अब यहाँ पर हम काट लेते हैं। देखो हमारा कितना हो जाएगा, 9 सत्ते भैया 63 हो जाएगा, 7 पन्ना 35 हो जाएगा। तो यहाँ पर 7 यहाँ बचा, देखो माइनस यहाँ पर नोट करते चलते हैं। यहाँ पर कितना आ गया 55 आ गया। यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा, यहाँ पर जो हम काटेंगे 13 एकम 13 और 2 13 दूना 26, ठीक है, 12 8 96 96 आ जाएगा। यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा, माइनस चिन्ह लगा हुआ है। आगे देखो हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखो क्या हमारा कट जाएगा, 4 9 36, 4 चौक 16, 16 3 19, ठीक है, ये हमारा 4 बार चला जाएगा और 9 चक्के 36, यहाँ पर कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। यहाँ पर देखो काटेंगे, यहाँ पर हमारा कितना जाएगा, ये 36 देखो 3 छंग 18, 3 तिरका 9 1 10, ये हमारा 3 बार चला जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा, ठीक है, 42 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो हम कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखो दिया हुआ है 42 और 7 कितना होता है 49। अब देखो इस तरह की वैल्यू आप इस तरीके से सॉल्व किया करो, जैसे कि 42 और 7 कितना होता है 49, 49 हमारा प्लस का और हमारा ये 55 माइनस का, ठीक है। तो माइनस के हमारे कितने बचे, अगर 55 में 49 चलेंगे तो हमारे कितने बचेंगे 5 1 6, माइनस का 6 बचेगा, ठीक है, माइनस का 6 बचेगा। और माइनस का 6 अगर मैं 96 में यहाँ पर काट दूँ तो प्लस का 90 बचेगा, यहाँ पर माइनस, और 90 में यहाँ पर मैं 36 को घटा दूँ तो कितना बचेगा भैया 40 और 50, यहाँ पर कितना 54 बचेगा, 54 बचेगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये तो रहा देखो आपको फास्ट कैलकुलेशन करने का तरीका। तो उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर देखो हमारा लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 20 के कार्य को 8 व्यक्ति समान दर से कार्य करते हुए 96 दिन में पूरा करते हैं। 6 व्यक्ति उसी कार्य को पूर्ण करने में कितने दिन लगाएंगे। देखो 8 व्यक्ति हैं भैया, 8 व्यक्ति हैं, समान दर से कार्य कर रहे हैं और 96 दिन में किसी कार्य को पूरा कर देंगे। और वहाँ पर 6 व्यक्ति हैं, उसी कार्य को पूर्ण करने में x दिन लगाएंगे, ठीक है, कितने दिन लगाएंगे तो मान लिया मैंने x दिन लगाएंगे। देखो हम 6 से काट देंगे तो यहाँ पर 6 कम 6 और यहाँ पर 3 बचा, 6 6 36 होता है। और यहाँ पर x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 16 को यहाँ पर 8 से हम मल्टीप्लाई करा 1 to 8 आ जाएगा, 16 8 128 होता है और यहाँ पर 1 to 8 डेज विल बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। x इक्वल टू 128 डेज विल बी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की मेरी यह क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल भैया राम जी मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है यार मेरे SSC GD वालों बच्चों, सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे ऑल पे जाकर के प्रेस कर लो, जिससे कि अपनी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।